मास्टर साहब थोड़ा उधर right. Necklace. धोखा दिया तो सिर्फ मुसलमानों को दिया, उससे हटके किसी को नहीं दिया। क्योंकि शुरू में आए जब मत सिर्फ 6 महीने में 12% रिजर्वेशन नहीं दिया। मुसलमानों के आज 40 से ज्यादा कॉलेज मुसलमानों के बंद करा दिया। मुसलमानों को कोई चीज देने का वादा किया, आज तक नहीं दिया। मैं इन्हें कितने की मजिदा शहीद करा, हर चीज मुसलमानों का ये आलम कर दिया कि आज असेंबली में टीआरएस के 103 एमएलए में सिर्फ एक ही एमएलए मुसलमान है और 40 एमएलसी में खाली एक ही एमएलसी मुसलमान है और एमआईएम के 7 एमएलए, सोचिए अब 7 एमएलए में 2 एमएलसी है। ये टीआरएस के 103 एमएलए में खाली एक एमएलसी। इससे पहले 5 एमएलसी थे जब 2015 में जब हुकूमत आई तो वो टाइम पे कांग्रेस के सबके मिला के 5 एमएलसी थे, लेकिन आज एमएलसी का नाम और निशान मिटा दिया, मुसलमानों को एमएलसी से एमएलए से हटा दिया। और आप सोचिए जब कांग्रेस हुकूमत थी तो खाली सबका शुक्रिया अदा करते हुए वंशीधन बीआरएस कांग्रेस एमआईएम का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। क्योंकि हमने कर्नाटक में देखा जो हिजाब का मसला, जो मसली और से जय कांग्रेस। भूख लग रही है। नाजिर भाई बोल रहे भूख लग रहे हैं आप लोगों को, सही है ना? नहीं एक मीटिंग होते ही సభాధ్యక్షులు పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారికి आज कलवकुर्ती में बड़ी तौर पे एक दिन का ऐलान में ऑर्गेनाइज करे ये माइनॉरिटीज का मीटिंग का चीफ गेस्ट हमारे मेहमान दिल्ली से आए हुए राज्यसभा का एमपी, सीडब्ल्यूसी मेंबर, कर्नाटका का बहुत बड़ा माइनॉरिटी लीडर, मुझे माफ करना, वो समझते कि वो कर्नाटका का माइनॉरिटी लीडर है। मेरा और नादिर भाई का इस बात में हमेशा लड़ाई होता है। वो बोलते कि वो माइनॉरिटी का कर्नाटका लीडर है, मैं बोलता हूँ आप कर्नाटका का नहीं पूरा देश का माइनॉरिटी का लीडर हो और देश में माइनॉरिटी का फ्यूचर लीडरशिप आपका है। नादिर भाई पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विप भी है, जो पार्लियामेंट में दिल्ली में पार्लियामेंट में सभी पार्टियों को कोऑर्डिनेट करने का काम भी नादिर भाई के पास रहता है। मैं उनको कलवकुर्ती में आप सबके तरफ से और कलवकुर्ती के आवाम के तरफ से मैं उनको कलवकुर्ती में वेलकम करता हूं। और एक बार तालियां देके नादिर भाई को स्वागत करता हूं। मेरे से वो अच्छा है क्योंकि आपका बुक के बाद मैं ज्यादा बात बोलूंगा नहीं, सिर्फ 2 ही बात बोलूंगा मैं आपको। एक बात मैं नादिर भाई को के बारे में एक बात बोलूंगा और मेरा दिल का बात भी एक बात आपके सामने रखूं। सीडब्ल्यूसी मेंबर ही नहीं, लोकसभा का एमपी भी, राज्यसभा का एमपी ही नहीं, हम नादिर भाई को आज इधर इसलिए बुलाए, हम सोच रहे कि उनको पूरा तेलंगाना में फिराने का इसलिए बुलाए क्योंकि आज का जो हमारे स्टेट में जो बीआरएस है ना,
पहले टीआरएस था, टीआरएस के नाम पे पूरा तेलंगाना को पूरा तेलंगाना को लूट लिया टीआरएस का नाम से, लूट लिया ना। जितना वो तेलंगाना में लूट लिया वो बस नहीं हुआ, उसको पूरा देश को लूटने के लिए वो टीआरएस को बीआरएस कर दिया। आप लोग क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं, सिर्फ पूरा भारत देश में लूटने के लिए ही नाम बदल के टीआरएस है तो सिर्फ राम को लूट सकते, तेलंगाना को लूट सकते, बीआरएस बने तो पूरा भारत देश में लूट सकते ना, इसलिए बीआरएस बना दिया। अभी बीआरएस का असली चेहरा, अभी बालाजी सिंह अन्ना बात करे, आनंद अन्ना बात करे, मस्कजी जी बात करे, वो टीआरएस से ही कांग्रेस में आया। टीआरएस वाले चोर है बोल के बीआरएस वाले टीआरएस में नहीं है। तो जो भी अभी देख रहे ना, टीआरएस से बहुत लोग आए कांग्रेस में। नारायण रेड्डी साहब टीआरएस से आए, बालाजी अन्ना टीआरएस से आए। अगर मैं माइक बालाजी अन्ना को दे दिया, बोलो क्यों आप टीआरएस से बीआरएस से क्यों आए बोल के बोलने के दे दिया, तो हमारा भूख और बढ़ जाएगा, 1 घंटा बात करेगा। टीआरएस का चोरी काम, बीआरएस का चोरी काम, केसीआर कितना चोर है, केसीआर का बेटा बाप से बड़ा चोर है और बेटी बाप बेटा से भी बड़ा चोर है। सही है ना? वो शराब को भी नहीं छोड़ती वो। हम तो, मैं तो शराब का क्या वो बात नहीं वो मैं तो शराब का वो भी नहीं देखा। अभी केसीआर का बेटी तो शराब के नाम पे हजारों करोड़ों लूट ली हो, तो उसके बारे में सब लोग बोल सकते हैं। लेकिन बीआरएस का जो असली चेहरा है, बीआरएस देश में भारतीय जनता पार्टी को कैसा सपोर्ट करता, क्योंकि नादिर भाई पार्लियामेंट में विप है, पार्लियामेंट में सभी पार्टियों का कोऑर्डिनेशन नादिर भाई करते हैं। पार्लियामेंट में बीआरएस का एमपी जो हम लोग जिता के भेजते ना, हम लोग बीआरएस का एमपी को जिता के हमारे लिए काम करने के लिए, इधर के माइनॉरिटी के वॉइस को उधर बताने के लिए हम लोग जिता के उधर भेजे, तो पार्लियामेंट में जाके बीआरएस का एमपी क्या करते आपको असलियत मालूम होना बोल के मैं नादिर भाई को इधर बुलाया, क्योंकि उधर बीआरएस का एमपी कैसा बीजेपी को सपोर्ट करते, हर एक बिल पे वो लोग कैसा करते, कैसा काम करते। नादिर भाई आपको जो पार्लियामेंट में बीआरएस एमपी के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम देखता है, वो नादिर भाई आपको बताए तो ही ठीक से मालूम होता बोल के मैं नादिर भाई को रिक्वेस्ट किया, और दिल्ली से नादिर भाई हमारे लिए इधर आए, नारायण रेड्डी साहब को जिताना बोल के इधर आए। इसलिए मैं आप सबके तरफ से इस बार नादिर भाई को शुक्रिया भी अदा करता के लिए कंटेस्ट किया। राइट, आप सबके सामने आया, मैं आपसे वोट मांगा 2014 में, और 2014 में 72 वोट से मैं जीता एमएलए। राइट, जीतने के बाद मैं बहुत मर्तबा बोला कि कल्वकुर्ती का जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको मैंने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मेरा जीत में उनका रोल सबसे अहमियत था। मैं 2014 में आप सब लोग जो भी मंच पे है, ये सब लोग मेरे लिए काम करें, और नीचे जो बैठे आप सब लोग मेरे लिए काम करें, और मुझे देख के, मेरा काम को देख के आप सब लोग मुझे वोट दे, इसलिए मैं 2014 में एमएलए बना। और अभी बोल रहा हूं, अगर अभी 2023 में अभी जो इलेक्शन होने वाला है, अगर नारायण रेड्डी साहब एमएलए जीतना है, तो जैसे आप मुझे 2014 में वोट डाल के मुझे जिताए, आप सब लोग इधर के, आप और आपके मेहमान और आपके घर वाले सब वोट डाले तो ही इनका पति एमएलए जीतेगा। और एक मैं बोला ना दिल का बात बोल के, मैं 2014 में एमएलए जीता क्योंकि आप सब लोग मुझे मदद करेंगे, लेकिन 2018 में जब इलेक्शन हुआ मैं हार गया था। मैं इसलिए हार गया था, बुरा मत मानना, आप लोग मुझे एमएलए बनाना चाहते थे, इधर के माइनॉरिटी सब लोग, मुझे मालूम है आपका दिल में नेता, आप मुझे वोट देने वाले थे, लेकिन आपको केसीआर ने धोखा दिया। आपको मालूम है मैं अच्छा काम करता हूं, काम इधर
के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन केसीआर के बातों में आके, केसीआर के धोखा में आके आप लोगों का क्या है, मेरा हिसाब है, ये मैं मान रहा हूं, ये मैं दिल से मान रहा हूं, आप लोग मुझे जिताना चाह रहे थे। एट द सेम टाइम केसीआर के बातों में आके पार्टी टीआरएस को जिताना चाह रहे थे। तो वो गड़बड़ में मेरे से टीआरएस अच्छा लगा आप लोगों को, इसलिए आप लोग, मैं मान रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ, मेरा दिल का बात है। तो अभी क्या है, आप सब लोगों को मालूम हो गया कि तेलंगाना में सबसे बड़ा चोर है केसीआर, और आप सबको ये भी मालूम हो गया कि तेलंगाना में मुसलमान लोगों को सबसे धोखा करने वाला आदमी कौन है, केसीआर बोल के आप सब लोगों को मालूम है। एक ही बात बोलूंगा मैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर मुसलमानों को हालात में अगर तरक्की लाना है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, तरक्की लाना है तो दो चीज चाहिए मुसलमानों को, एक चाहिए तालीम और दूसरा चाहिए रोजगार। तालीम है तो रोजगार मिलेगा, इसलिए पहले तालीम देना है मुसलमानों को, और वो तालीम से मुसलमानों को रोजगार मिल जाएगा। जब रोजगार मिल जाएगा, मुसलमानों का हालात में बदलाव आएगा, तरक्की आएगा। अभी ये बदमाश क्या कर रहा, केसीआर हमको बिरयानी खिला रहा, हर एक रमजान पे, बकरीद पे तोहफा दे रहा, और हमारा तालीम को और हमारा रोजगार को खत्म कर रहा। अभी केसीआर चीफ मिनिस्टर बनने का बाद तेलंगाना में रोजगार नहीं मिलने से 3,609 लोग मर गए। 3,609 लोग केसीआर मुख्यमंत्री बनने के बाद रोजगार नहीं मिलने के वजह से मर गए, और इसमें सभी लोग भी केसीआर का नाम लिख के, आपके वजह से, आपका बेटा बेटी, आपका दामाद, आपका वजह से, आपका गवर्नमेंट के वजह से हमारे तेलंगाना के आवाम को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिल रहे थे, हमारा माँ बाप घर में जो भी है वो लोग बहुत मुश्किल में जी रहे, उसके लिए हम हमारा माँ बाप का चेहरा नहीं देख सक रहे, हम आत्महत्या करते रहे बोल के नाम, केसीआर का नाम लिख के सब लोग सुसाइड कर रहे। अगर आपको माइनॉरिटीज को तालीम चाहिए, माइनॉरिटीज को रोजगार चाहिए, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आपको दे सकता है। राहुल गांधी परसों कल्वकुर्ती भी आया था, कल्वकुर्ती में आके मैं राहुल गांधी का बात बोल रहा हूं, मेरा बात नहीं बोल रहा हूं। अभी राहुल गांधी खुद बोले कि ये इलेक्शन सिर्फ कांग्रेस और बीआरएस के बीच में चल रहा, और कांग्रेस के साथ जनता है, लेकिन बीआरएस के पास कौन है, बीआरएस के पास बीजेपी का ताकत है। ये बात राहुल गांधी जी का बात है। जो आदमी हमारे लिए लड़ रहा है, जो आदमी हमारे लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, जो आदमी का घर नरेंद्र मोदी ने छीन लिया, जिस आदमी का लोकसभा मेंबरशिप को नरेंद्र मोदी बीजेपी ने छीन लिया, वो आदमी आज बोल रहा है, कल्वकुर्ती में भी आके बोला कि बीआरएस अकेला काम नहीं कर रहा तेलंगाना में, बीआरएस और बीजेपी साथ काम कर रहा। ये बात पार्लियामेंट में रहने वाला आदमी नादिर भाई भी आपको समझाएंगे ठीक से। तो राहुल गांधी जी बोल रहा कि बीजेपी और बीआरएस साथ में है, हम सब लोग बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं, हम पैदा हुए कांग्रेस में, आरएसएस का आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करने वाले आदमी हम है, और वो बीजेपी आज बीआरएस के साथ है। अगर कांग्रेस जीत रहा तो उसका मतलब है हम लोग बीजेपी और बीआरएस को हराना है, बीआरएस बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताना है, हमारा लोगों को मदद होना है, हमारा स्टेट को अच्छा होना है तो कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस को जिताना है तो आप सब लोग नवंबर 30 तारीख को नारायण रेड्डी जी का जो सिंबल है, हाथ के निशाने पे वोट डाल के नारायण रेड्डी को इधर का एमएलए जिताना है, और इधर नारायण रेड्डी साहब एमएलए अगर जीते तो हमारे लिए, तालीम के लिए, हमारे रोजगार के लिए नारायण रेड्डी साहब काम करेगा, और नारायण रेड्डी साहब इधर एमएलए बनने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आएगा। तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद वो हमारा गवर्नमेंट जैसा, हमारे बड़े भाई जैसा कांग्रेस पार्टी काम करेगा। ये बात बोलते हुए
आप सब लोग आपका काम छोड़ के कांग्रेस पार्टी के ऊपर आपका प्रेम दिखा के कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए और नारायण रेड्डी साहब को जिताने के लिए आप सब लोग इधर आए। आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको वोट देने वाला है, हाथ के निशाने पे वोट देने वाला है। बहुत शुक्रिया, आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। कार्यकर्ता के ऊपर जुल्म हो रहा था, कार्यकर्ता को ताकत देने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए फिर नारायण रेड्डी साहब वापस गए वो गांव में। इसलिए मैं मंच के तरफ से मैं गुजारिश करूंगा कि नारायण रेड्डी साहब का आधा इधर है, माधवी रेड्डी जी जो उनका पत्नी है उनसे बात करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आज के इस जलसे के रूहिरमा वंशी चंद रेड्डी जी मेरे छोटे भाई और दोस्त और यहाँ के साबिक एमएलए चंद्रशेखर राव साहब की जो पार्टी है बीआरएस से भी लड़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए पूरे देश की जनता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखती है, हमारे देश की एकता में जो यकीन रखती है, जो सेक्युलरिज्म में जो यकीन रखती है, वो पूरी जनता तेलंगाना की तरफ देख रही है कि तेलंगाना के लोग क्या करेंगे करके। इसी तरह से कर्नाटक का जब चुनाव हो रहा था तो कर्नाटक के आवाम की तरफ कर्नाटक से क्या मैसेज निकलेगा, कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे या नहीं करके देश की आवाम कर्नाटक की तरफ देख रही थी। वैसे टाइम पे हम तमाम लोग इकट्ठा होकर एक होकर हम लोगों ने कहा कि बीजेपी का जो रूल कर्नाटक में रहा, जो हिजाब का मामला उठाया था उन्होंने, अजान का मामला उठाया था उन्होंने, हलाल का मामला उठाया था उन्होंने, दंगे फसाद उन्होंने जो करवाए थे, हम लोगों ने कहा ऐसी एक पार्टी जो भाइयों के बीच में लड़ाती है, जो माँ बहनों के बीच में लड़ाती है, जो आड़स पड़ोस के लोगों के बीच में लड़ाती है, एक धर्म को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाती है, एक जात को दूसरे जात के लोगों से लड़ाती है, वैसी पार्टी को किसी भी हालत में हम सरकार में रहने नहीं देंगे करके बोल के हम लोग एक तरफा वोट देके बीजेपी को कर्नाटक से उखाड़ के फेंकने का काम किए। आज आप लोगों को वो काम करना है, सिर्फ बीजेपी को नहीं, बीजेपी को जो साथ देती है बीआरएस को भी आपको यहां से उखाड़ के फेंकने का काम आप लोगों को आने वाले चुनाव में करना है। आप तमाम लोगों को पता है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके की हरकतें हो रहे हैं, किस तरह से मॉब लिंचिंग करवा के लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। ट्रेन में 2 लोग ट्रेन में जा रहे थे, उनको एक अचानक कहीं से एक बंदा आता है, गोली मार देता है, कहता है कि अमित शाह को वोट नहीं डालेंगे, योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं डालेंगे, तो आप लोगों को इसी तरह से गोली मारा जाएगा और धड़म से 2-3 लोगों की मौत हो जाती है। एक बच्चे को जो मुस्लिम कम्युनिटी का है, छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, अपने दूसरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चों को ये तक नहीं पता कि उसकी मजहब क्या है, लेकिन एक टीचर बैठ के वो बच्चे दूसरे मजहब के बच्चों के हाथ से ये मुस्लिम कम्युनिटी के एक बच्चे को थप्पड़ मारने लगाती। वो वीडियो आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश से वो वीडियो निकल के आया था। अरे कोई मुसलमान कम्युनिटी में या मुसलमान कौम में कोई बच्चा जन्म लेना है, कोई बच्चा पैदा होना है, क्या ये उसका गुनाह है? अरे बच्चे पैदा किसी भी मजहब में होते हैं, वो ऊपर वाले की देन होती है, किसके मजहब में कोई एप्लीकेशन डाल के पैदा नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये रूल में, चाहे उत्तर प्रदेश आप चले जाओ, चाहे मध्य प्रदेश आप चले जाओ, या गुजरात आप चले जाओ, छोटे से मासूम बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चों के बीच में, वो बच्चों के दिलों में नफरत डाल के जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी, जो हमको चंद्र रेड्डी जी ने जो कह रहे थे, राहुल गांधी जी बोले कि ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं जो गांधी जी ने, जो नेहरू ने, जो सुभाष चंद्र बोस ने, जो वल्लभ भाई पटेल ने, जो मौलाना आजाद ने जो ख्वाब देखा था कि जो जिस तरीके का हिंदुस्तान बनाने का जो ख्वाब देखा था, वो हिंदुस्तान ये नहीं है। हम लोगों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर उस जमाने में कहा थे, हमारा बंटवारा हुआ, हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान को एक सेकुलर हिंदुस्तान बना के रखेंगे, जिसमें हर मजहब के लोगों को बराबरी का हक रहेगा, जिसमें हर मजहब के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें हर मजहब के लोगों को सिर्फ संविधान के तहत ये हिंदुस्तान रूल होगा और संविधान के तहत सबको अपना हक मिलेगा। लेकिन आज
ये भारतीय जनता पार्टी को उभरने के बाद में, ये आरएसएस का मजबूत होने के बाद में, ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में हम लोगों को हिंदुस्तान में क्या देखने को मिल रहा है? अक़लियतों को दूसरे दर्जे के सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू और मुसलमान में झगड़े लगाने की कोशिश की जा रही है। हर सुबह में उठो, शाम में देखो, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवा देते हैं। हम बोल रहे हैं नौजवानों को रोजगार दो, हम कह रहे हैं गरीबों को घर दो, हम कह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान की बात करो। कांग्रेस पार्टी यही करते आई है। नेहरू जी से लेके, इंदिरा गांधी जी से लेके, राजीव गांधी जी से लेके, मनमोहन सिंह से लेके आज राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तक बात अगर करते हैं तो रोटी कपड़े मकान की बात करते हैं, हमारी जिंदगी को बेहतर करने की बात करते हैं, नौकरियां दिलवाने की बात करते हैं, लोन देने की बात करते हैं, घरें बन के देने की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन देने की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, अदानी अंबानी जैसे लोगों के घरें बनने में, उनको मदद करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको बिजनेस देने का काम लगातार कर रही है। हम गरीब के बारे में बात करते हैं, वो अमीरों के बारे में बात करती है। हम लोग भारत को जोड़ने का काम करते हैं, वो भारत को तोड़ने का काम करती है। हमारे दोस्तों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, वो दोस्तों को और भाई बंधुओं को बिछड़ाने का काम करती है। ऐसी पार्टी को हिंदुस्तान की सरकार से, सत्ता से निकाल के फेंकने का काम करने की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया है। वो इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चढ़ के लीड कर रही है। वो इंडिया अलायंस में हिंदुस्तान के करीब 24-25 पार्टी इकट्ठा हुए हैं। अब वो अलायंस कह रहा है कि आने वाले 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, वो चुनाव में हम लोग नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम हम जो 2024 में करने वाले हैं। लेकिन जब ये काम हो रहा है तो बीआरएस कहां है? चंद्रशेखर राव जी कहां है? क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर राव जी? यहाँ आपका वोट लेने के लिए बड़े सेक्युलर बनते हैं, आपका वोट लेने के लिए बड़े बड़े ऐलान करते हैं, आपका वोट लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ में खड़े होकर पिक्चर निकालते हैं, आपका वोट लेने के लिए गलत सलत झूठ बोल के आपको औरत लाने का काम करते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या करते हैं? जब पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग जब बिल पेश होते हैं, ट्रिपल तलाक का मामला आ जाता है, आर्टिकल 370 का कश्मीर का मामला आ जाता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जब पार्लियामेंट में उठते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का व्हिप होने के नाते सारे पार्टी के एमपीज को मैं कोऑर्डिनेट करने का काम करता हूं। जब कोऑर्डिनेट करते रहता हूं, एक एक एमपी को मिलकर मैं बात करता हूं कि ये बिल आई है, हम लोगों को सरकार के खिलाफ खड़े होना चाहिए, सरकार की सोच के खिलाफ खड़े होना चाहिए, ये बिल के खिलाफ वोट करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। जब वोट बहस हो जाती है, वोटिंग होती है, जब वोट करने का मौका आता है, टाइम आता है, जब पलट के हम लोग देखते हैं तो बीआरएस का एक एमपी भी वहां पे नहीं रहता, पार्लियामेंट के बाहर निकल जाता है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए और बिल पास करवाने के लिए। या तो भाग जाते हैं या नहीं तो बीजेपी के साथ खड़े होकर उनके पक्ष में वोट करते हैं। तो चंद्रशेखर राव जो आपको बेवकूफ बना रहा है, पार्लियामेंट में जाके बीजेपी के साथ खड़ा होता है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, ये 2023 का असेंबली का इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा, चंद्रशेखर राव और बीआरएस जाके बीजेपी के और मोदी के गोद में बैठने वाली है। आज सिर्फ क्योंकि आपके वोट की जरूरत है, वो उनके साथ आज डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनकी बी टीम बन के वो काम कर रही है। अगर जैसे हम कहते थे, जो एक कॉइन होता है, जो बिल्ला होता है, पैसे का बिल्ला होता है ना, ये दो तरफ उसके दो पहलू उसके होते हैं, एक तरफ चंद्रशेखर राव है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। वो दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, जो वो हरकतें दिल्ली में कर रहे हैं वही हरकतें यहाँ तेलंगाना में ये कर रहे हैं। ये बात को हम लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए, हम लोगों को ये बात को समझना चाहिए कि ये आखिरकार क्यों इतने बड़े बड़े ऐलान किया 5 साल पहले या 10 साल पहले। कहां गया आपका 12% रिजर्वेशन? ये 12% रिजर्वेशन किसने बोला था? चंद्रशेखर राव ने बोला था कि 12% रिजर्वेशन देंगे। कहां है 12% रिजर्वेशन? हम लोगों ने कर्नाटका में माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को 4% प्लस 2%
बैकवर्ड में मिला के 6% हम लोगों ने रिजर्वेशन कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी दी है। आंध्र प्रदेश में 4% जो रिजर्वेशन दिया गया था वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही दिया गया था। तो 12 हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, हम लोग जो वादा करते हैं जो हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह, झूठ नहीं बोलते हम बीजेपी की तरह। जितना हम कर सकते हैं उतना ही हम वादा करते हैं। हम कर्नाटक में 5 गारंटी का वादा किया था। हम लोगों ने कहा वहां पे हर एक महिला के, हर एक औरत के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए हम लोग हर महीना डालेंगे करके हम लोगों ने वादा किया था। हम लोगों ने वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। हम लोगों ने वादा किया था कि सारे महिलाएं, सारे औरतें जो है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस होंगे उसमें फ्री मुफ्त उसमें ट्रैवल कर सकेंगे। इस तरह के 5 वायदे हम लोगों ने किए थे। जैसे ही हम लोग सरकार में आए पहले ही मीटिंग में 5 वायदे को हम लोगों ने पास किया और 5 वायदे हम लोग इंप्लीमेंट करना शुरू किए। ये चंद्रशेखर राव को आप पूछिए उस तरह से उन्होंने किया है क्या। छोटी बच्ची माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो इससे पहले बोले जो 6 महीने के अंदर कास्ट सेंसस करवा के हमारा मुसलमान जितना पॉपुलेशन है उतने पॉपुलेशन के हिसाब से मुसलमानों को 12,000 रुपये महीना दिया जाएगा सैलरी। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन